आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम टाइप टूल पे बात करने वाले हैं। टाइप टूल को हम टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हैं और टेक्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई दफा ऐसा होता है कि हम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जस्ट टेक्स्ट से ही अपना डिजाइन कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको गूगल सर्च करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पे बेशुमार ऐसे डिजाइन मौजूद हैं जो जस्ट टेक्स्ट की मदद से क्रिएट किए गए हैं और यहाँ जस्ट टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ ऑब्जेक्ट बहुत कम या इस्तेमाल नहीं किए गए। आप देख सकते हैं, आप मजीद सर्च करें आपको इससे भी ज्यादा डिजाइन मिल जाएंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मजीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पे टाइप टूल मौजूद है जहाँ पे टी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और इसकी शॉर्टकट की भी टी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करें तो भी ये टूल आपके पास आ जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करके दिखाऊं तो इसके फ्लाई आउट में काफी सारे टूल मौजूद हैं। मैं यहाँ क्लिक करके इनको सामने ले आती हूँ। तो टाइप टूल के फ्लाई आउट में टोटल 7 टूल हैं। सबसे पहले टाइप टूल है और उसके बाद एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ और टच टाइप टूल है। आज की क्लास में हम टाइप टूल पे बात करेंगे और उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। टाइप टूल के फ्लाई आउट में मौजूद बकाया टूल पे आज की क्लास में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बकाया टूल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन टाइप मेन्यू में भी मौजूद हैं। मैं इसको थोड़ा यहाँ कर लेती हूँ। अब देखें, टाइप टूल के बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास एरिया टाइप टूल है और अगर मैं टाइप मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ पे एरिया टाइप ऑप्शन के नाम से हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल है। तो अगर मैं टाइप टूल में आऊं तो यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल के नाम से भी ऑप्शन मौजूद है। तो इस तरह से जब हम इन टूल पे बात करेंगे तो इनसे रिलेटेड जो ऑप्शन हमारे पास टाइप मेन्यू में मौजूद है उन पे भी बात करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आकर आपको थोड़ी सी आउटलाइन बता देती हूँ कि हम किस तरह से टाइप टूल को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल जो ये 4th नंबर पे मौजूद है इस पे बात करेंगे और उसके अलावा हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जब हम यहाँ से टाइप टूल लेते हैं तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज नजर आने लगती हैं, जिसमें से 2 पैनल कैरेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल पे हम सेपरेट क्लासेस में बात करेंगे क्योंकि एक ही क्लास में इतने सारे टॉपिक पे बात करना मुमकिन नहीं। अगर मैं कैरेक्टर पैनल पे क्लिक करूं तो यहाँ हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। उसके अलावा अगर मैं इन लाइंस पे क्लिक करूं तो यहाँ भी मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कैरेक्टर पैनल और इन लाइंस में मौजूद ऑप्शन पे बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ पैनल है। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो यहाँ भी हमारे पास काफी ऑप्शन है और इन लाइंस पे क्लिक करूं तो यहाँ मजीद ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं। तो कैरेक्टर पैनल के बाद पैराग्राफ पैनल पे भी मैं सेपरेट क्लास बनाऊंगी और उसके बाद हम एरिया टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल और टाइप मेन्यू में मौजूद एरिया टाइप ऑप्शन पे बात करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को कंप्लीट समझ सके। और उसके बाद हम टाइप ऑन अ पाथ, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ और टाइप मेन्यू में मौजूद टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन को भी इसके साथ ही देखेंगे और उसके बाद हम टच टूल को देखेंगे और उसके बाद टाइप मेन्यू में मौजूद बकाया ऑप्शन को कंप्लीट करने के बाद अपने नेक्स्ट टूल की तरफ आएंगे। मैं इस फ्लाई आउट को यहाँ से क्रॉस कर देती हूँ और यहाँ से टाइप टूल ले लेती हूँ। जब हम टाइप टूल लेते हैं तो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है और उसके बाद हम जहाँ पे क्लिक करें हमारी राइटिंग वहीं से स्टार्ट होती है, हम वहीं से लिखना शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर में जो फॉन्ट साइज सिलेक्ट होता है वो 12 पिक्सल होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं और अगर मैं इस पे कुछ लिखूं तो आप देखें बहुत छोटा लिखा गया है और पढ़ने में काफी मुश्किल हो रही है। अगर आप टेक्स्ट को बहुत छोटा लिखते हैं तो बाद में आप इसको बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्शन टूल लें और सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप यहाँ से इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। आप जैसे जैसे अपने माउस के कर्सर को यहाँ जिस पॉइंट पे लेके आएंगे उसी साइज के मुताबिक आपका टेक्स्ट कन्वर्ट होने लगेगा। मैं फिलहाल इस साइज को चेंज नहीं कर रही और इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा टेक्स्ट टूल लूंगी। जरूरी नहीं आप लिखने के बाद फॉन्ट साइज को चेंज करें, आप लिखना शुरू करने से पहले भी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से टाइप टूल लेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाती हैं और ये यहाँ पे फॉन्ट साइज का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से फॉन्ट साइज अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे 24 पिक्सल सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखिए लोरियम इप्सम मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। बेसिकली इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन डमी टेक्स्ट के लिए ये एक वर्ड स्टैंडर्ड है। और इलस्ट्रेटर के नए वर्जन्स में ये फीचर मौजूद है कि आप जब टेक्स्ट लेते हैं तो उसके साथ लोरियम इप्सम टेक्स्ट आ जाता है और उसके बाद आप उसको डिलीट करके लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर पुराने वर्जन यूज करते हैं तो जस्ट आपका कर्सर आता है और आप उसके साथ लिखना शुरू कर सकते हैं। अब लिखना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट दो तरह का होता है हमारे पास, पॉइंट टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट। पॉइंट टेक्स्ट सिंगल लाइंस के लिए यूज किया जाता है और अगर आप उसको लिखते जाते हैं तो आपकी लाइन आगे चलती जाती है, वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट नहीं होती, वो आगे ही आगे चलती जाती है। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इस टेक्स्ट के साइज को मजीद बड़ा कर लेती हूँ ताकि हमारी लाइन जल्दी खत्म हो जाए। मैं इसको डिलीट कर दूंगी और डिलीट करने के बाद मैं अपने चैनल का ही नाम बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब देखें जैसे जैसे मैं आगे लिख रही हूँ मेरा टेक्स्ट मेरे आर्टबोर्ड से बाहर जा रहा है और ये सीधा चलता जा रहा है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा। अगर मैं मजीद लिखूं तो ये आगे ही आगे चलता जा रहा है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं अपने आर्टबोर्ड को नॉर्मल कर लेती हूँ और उसके बाद दोबारा यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ पे क्लिक करूंगी। तो अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास 72 पिक्सल का टेक्स्ट आया है, क्योंकि पहले मैंने अपने टेक्स्ट साइज को 72 पिक्सल किया था। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो जो डिफॉल्ट साइज आपके पास आता है वो 12 पिक्सल होता है और यहाँ पे इस जगह पे आपको 12 पिक्सल लिखा हुआ भी नजर आ रहा होता है। लेकिन जब एक दफा आप उस टेक्स्ट साइज को ज्यादा करते हैं और उसके बाद कुछ नया टेक्स्ट लेते हैं तो वो उसी साइज के साथ आपके पास आता है जो पहले आपने लिया होता है। जब आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ माउस के कर्सर को क्लिक करते हैं तो आपके पास लोरियम इप्सम लिखा आता है और ये ब्लैक कलर में हाईलाइट होता है। आप इस सिलेक्शन को खत्म किए बगैर जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको इस टेक्स्ट को डिलीट करने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये खुद बहुत डिलीट हो जाता है और आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप देखें मैंने लिखना स्टार्ट किया तो वो टेक्स्ट खुद बहुत डिलीट हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद अगर मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ, अब ये देखें मैंने इस सिलेक्शन को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद मैं दोबारा जब इसकी सिलेक्शन लूंगी तो ये टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद रहता है। अब अगर इसे मुझे रिमूव करना है तो मुझे कीबोर्ड से डिलीट करना होगा या बैक स्पेस से मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। आप देखें मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी, टेक्स्ट टूल लेने के बाद मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगी और यहाँ पे लाने के बाद अब अगर मैं इसे बैक स्पेस की मदद से क्लिक करूं तो ये डिलीट होने लगेगा, या मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकती हूँ। और उसके बाद जब आप पॉइंट टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो आप जब एक दफा सिलेक्शन खत्म करते हैं तो आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां से आपने लिखना बंद किया था। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम हाफ में लिख देती हूँ और लिखने के बाद अब अगर मैं कहीं और क्लिक करती हूँ तो मेरा टेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगा, वो नया टेक्स्ट होगा, वो इसका पार्ट नहीं होगा। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं यहाँ कुछ भी लिख देती हूँ, मैं यूं ही कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ। लिखने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे इसमें मजीद कुछ ऐड करना है, मुझे इस टेक्स्ट में मजीद कुछ लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने माउस का कर्सर लाकर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ लिखना शुरू कर सकती हूँ। और लिखने के बाद आप देखें जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल लूंगी ये कंप्लीट टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ है, ये सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं यहाँ से इनको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पे दोबारा टेक्स्ट लूंगी। टेक्स्ट लेने के बाद मैं सिलेक्शन को खत्म करूं तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है। आप इस टेक्स्ट को इस पॉइंट के सेंटर लेफ्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं। जहां पे हम माउस का कर्सर रखेंगे हमारा टेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगा और ये पॉइंट वहीं पे रहेगा, लेकिन आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ व्यू मेन्यू में आऊं और व्यू मेन्यू में आकर यहाँ रूलर ऑप्शन पे आती हूँ और शो रूलर कर देती हूँ। शो रूलर करने के बाद मैं यहाँ से एक स्मार्ट गाइड यहाँ पे ले आती हूँ
और स्मार्ट गाइड लाने के बाद यहाँ से टाइप टूल लूंगी और उसके बाद बिल्कुल इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लूं तो आप देखें ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। और अब अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये लेफ्ट लाइन है, अगर मैं सेंटर अलाइन करूं तो आप देखें पॉइंट तो उसी लाइन पे रहा है जहां मैंने लिया था, उसी जगह पे रहा है, लेकिन हमारा टेक्स्ट हाफ लेफ्ट साइड पे और हाफ उसके राइट साइड पे आ गया है। और अगर मैं यहाँ से इसको राइट अलाइन करूं तो ये इसके राइट साइड पे अलाइन हो गया। और जिस तरह की अलाइनमेंट होगी जब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो उसी के साथ अलाइन होके लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर दूं और सेंटर अलाइन करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूं और टेक्स्ट टूल लेकर अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूं और यहाँ पे रखने के बाद जब हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं किसी भी पॉइंट टेक्स्ट के लिए, तो अगर हम लिखते चले जाते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली चलती जाती है और उसकी कोई एंडिंग नहीं होती। लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए तो हम इंटर प्रेस कर सकते हैं। जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टेक्स्ट हमारी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मैं यहाँ से इंटर प्रेस करूंगी और यहाँ पे कुछ भी लिख लेती हूँ। अब आप देखें जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ मेरा टेक्स्ट सेंटर अलाइन ही है। और उसके बाद मैं यहाँ से अगर सिलेक्शन टूल लेकर इन दोनों को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको राइट अलाइन करूं और दोबारा टेक्स्ट टूल लेकर यहाँ से दोबारा अगर लिखना स्टार्ट करती हूँ और इंटर प्रेस करूं तो अब आप देखें ये राइट अलाइन है। मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा टेक्स्ट टूल लूंगी। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट 1 लिख लेती हूँ और इसको सिलेक्ट करूंगी। अब मैं इस टेक्स्ट पे आऊं तो यहाँ मुझे कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं जिन्हें हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इसको रीसाइज करना है, अपने टेक्स्ट को रीसाइज करने के लिए आप शिफ्ट जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शिफ्ट यूज नहीं करते तो आपके टेक्स्ट का प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा। और टाइपोग्राफी में हम कभी भी टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करते। स्ट्रेच करना आपके काम को बुरी तरह से बिगाड़ देता है, आपके तमाम डिजाइन के इंप्रेशन को खराब कर देता है। आप किसी भी सूरत में अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं कर सकते, ना तो आप उसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर सकते हैं और ना ही वर्टिकली। अगर आपको स्पेस का इशू है, आपके पास स्पेस कम या ज्यादा है, तो उस तरह से आप फॉन्ट चेंज करके देख सकते हैं। आप कंडेंस या एक्सपैंड फॉन्ट ले सकते हैं और डिफरेंट फॉन्ट अप्लाई करके देख सकते हैं जो आपकी जगह के और आकाम के मुताबिक फिट आ जाए, लेकिन आप उसको स्ट्रेच करके सेट नहीं कर सकते। और जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप इसको कहीं से भी पकड़ें। अब आप देखें मैंने इसे यहाँ नीचे वाली लाइन से पकड़ा है, तो लेकिन ये प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा हो रहा है। अगर मैं इसे इस कॉर्नर लाइन से पकड़ूं तो भी ये उसी प्रोपोर्शन में बड़ा या छोटा होगा। लेकिन मैं शिफ्ट प्रेस करके जब इसे कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर रही हूं तो ये इसी पॉइंट के साथ आगे को बड़ा हो रहा है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ, दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ। लेकिन जब मैं यहां से पकड़कर शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर रही हूँ तो ये इसको सेंटर पॉइंट ले रहा है और इसके दोनों तरफ बड़ा हो रहा है। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ। और उसके बाद अगर आप इस कॉर्नर पे इसको लेके आते हैं तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब आप देखें आपके माउस का कर्सर राउंड हो गया। अब अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो आप इसको किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर आप रोटेट करते हुए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर दें तो ये 45 डिग्री पे ही रोटेट होगा, उससे कम ज्यादा नहीं। अब आप देखें यहाँ पे आके ये रोटेट हुआ है, उसके बाद सीधा हो गया, उसके बाद यहाँ पे रोटेट हुआ, उसके बाद ये उल्टा हो गया। और अगर वापस घुमाए तो ये इसी तरह से रोटेट होगा। अगर आप इस वर्टिकल पॉइंट को पकड़कर बगैर शिफ्ट प्रेस किए इसको ड्रैग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। और अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये वर्टिकली स्ट्रेच हो जाएगा और ये दोनों कंडीशंस बहुत बुरी हैं, आप इनको कभी भी स्ट्रेच नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ये छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका ये पॉइंट टेक्स्ट पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें ये पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर मैं इस हैंडल पे दोबारा डबल क्लिक करूं तो ये पॉइंट टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम पैराग्राफ टेक्स्ट की तरफ आते हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पॉइंट टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या फर्क है। पहले मैं इस गाइड को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी।
टेक्स्ट टूल लेने के बाद अगर हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करके छोड़ देते हैं तो हमारे पास पॉइंट टेक्स्ट आता है, लेकिन अगर हम क्लिक करें और क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करें तो हमारे पास एक फ्रेम आ जाता है जिसमें इलस्ट्रेटर के नए वर्जन्स में टेक्स्ट फिल होता है। हम इस टेक्स्ट को डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं या फिर बैक स्पेस की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं और अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ भी लिख लेती हूँ। आप देखें जैसे जैसे मैं इसमें लिख रही हूँ मेरा टेक्स्ट खुद बहुत नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होता जा रहा है, मुझे इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। जब आप पैराग्राफ टेक्स्ट लेते हैं और उसके लिए जो फ्रेम लगाते हैं तो आपकी राइटिंग उसी फ्रेम के अंदर आती है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जाती, वो उससे बाहर नहीं जाती। और जैसे ही आपका टेक्स्ट उस फ्रेम की लाइंस को टच करता है तो खुद बहुत नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, आपको इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर पॉइंट टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इंटर प्रेस करने की जरूरत होती है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद दोबारा यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ मैं अपने फॉन्ट साइज को चेंज करके 24 पिक्सल कर देती हूँ। और करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट फ्रेम लगा लेती हूँ। जिस तरह से हम पॉइंट टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसी तरह से हम पैराग्राफ टेक्स्ट में भी टेक्स्ट फ्रेम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। लेकिन जब हम पॉइंट टेक्स्ट में टेक्स्ट फ्रेम को बड़ा या छोटा करते हैं तो उसके साथ हमारा टेक्स्ट भी बड़ा छोटा होता है। लेकिन जब हम पैराग्राफ टेक्स्ट में अपने टेक्स्ट फ्रेम को बड़ा या छोटा करते हैं तो हमारा टेक्स्ट रीसाइज नहीं होता, उसकी स्केलिंग चेंज नहीं होती। टेक्स्ट खुद को उसी टेक्स्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट करता है। जैसे आप देखें अगर मैं इसे वर्टिकली यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो अब देखें मेरा टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट हो गया और इसने अपनी जगह फिल कर ली, लेकिन ये रीसाइज नहीं हुआ। अगर मैं इसे छोटा करूं तो आप देखें ये इसी में एडजस्ट हो गया और उसके साथ साथ यहाँ मेरे पास ये रेड बॉक्स आ गया, जिसका मतलब है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट मौजूद है इस टेक्स्ट फ्रेम में जो कि नजर नहीं आ रहा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए या हम अपने टेक्स्ट फ्रेम को बड़ा कर सकते हैं या फिर एक नया टेक्स्ट फ्रेम लगाकर उसके साथ उस टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं, या फिर हम फॉन्ट साइज चेंज करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस बॉक्स को छोटा करूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट भी उसी के साथ छोटा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा करती हूं तो आप देखें मेरा टेक्स्ट छोटा नहीं हो रहा, मेरे टेक्स्ट का साइज वही है। और अगर मैं इसको बड़ा करती हूं तो भी मेरा टेक्स्ट साइज चेंज नहीं होता। अगर मैं इसे स्ट्रेच करती हूँ तो हमारा फ्रेम स्ट्रेच होता है, टेक्स्ट स्ट्रेच नहीं होता। इसलिए अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट ले रहे हैं तो अपने फ्रेम को आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं। अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपको इसे प्रोपोर्शनली करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपके टेक्स्ट का प्रोपोर्शन खराब नहीं होता। आप अपने बॉक्स को किसी तरह से भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम इसके ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपको ये एक हैंडल नजर आ रहा है। अगर हमारा टेक्स्ट फ्रेम बड़ा है और हमारा टेक्स्ट कम है तो हम इस पे डबल क्लिक कर दें तो ये खुद ब खुद उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप देखें मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा टेक्स्ट फ्रेम छोटा हो गया और इसने खुद को इसी टेक्स्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। उसके बाद ये कॉर्नर पे जो एंकर नजर आ रहे हैं, आप चारों कॉर्नर में से किसी एक भी एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़े और पकड़कर अपने फ्रेम को ड्रैग करें तो वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ रिसाइज होगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। अगर आप इसे यहाँ से पकड़कर ड्रैग करें तो ये वर्टिकली रिसाइज हो जाएगा, और अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली रिसाइज करना चाहते हैं तो आप इसे वर्टिकल लाइन से पकड़कर ड्रैग करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली रिसाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आते हैं और इस पॉइंट के ऊपर जब आप रखते हैं तो आपका कर्सर चेंज होता है, और जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो कर्सर चेंज हो जाता है। और इसके साथ ये रोटेशन हैंडल आपके पास आ जाता है और आप इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन आपका जस्ट टेक्स्ट फ्रेम रोटेट होता है, आपका टेक्स्ट रोटेट नहीं होता। आप देखिए आपका टेक्स्ट बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, आपका फ्रेम रोटेट हुआ है। और इस तरह से अगर आप रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ ये बॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इस बॉक्स का लिंक किसी के साथ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है और आप खाली टेक्स्ट फ्रेम लगाना चाहते हैं ताकि जब आप लिखें तो आपका टेक्स्ट पूरा होने के बाद नेक्स्ट फ्रेम में शिफ्ट हो जाए, तो
आप हाली टेक्स्ट फ्रेम लगा सकते हैं। अगर आप हाली टेक्स्ट फ्रेम लिंक करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे आप अपने माउस का कर्सर लाकर लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर कुछ न्यूज़पेपर की तरह हो जाएगा और जब यहाँ पे आप खाली बॉक्स लगाएंगे तो अब ये बॉक्स इसके साथ लिंक है। अब जब आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे और वो टेक्स्ट फिल हो जाएगा तो वो खुद ब खुद इसमें आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के लिए मैं एडिट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ कॉपी पे क्लिक करूंगी। आप कंट्रोल C प्रेस करके भी कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद मैं अपने माउस का कर्सर यहाँ पे रखूंगी और रखने के बाद कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दूं तो आप देखें वो टेक्स्ट खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप खाली टेक्स्ट फ्रेम भी लगा सकते हैं कि लिखते हुए जब आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए तो वो टेक्स्ट इस फ्रेम में शिफ्ट हो जाए। और उसके अलावा अगर पहले आप कुछ लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको इस ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करना होगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। जब आप नीचे वाले इस बॉक्स पे क्लिक करके टेक्स्ट फ्रेम लगाएंगे तो इस पैराग्राफ को लिखने के बाद, इस टेक्स्ट को लिखने के बाद जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा वो उसमें शिफ्ट होगा। लेकिन अगर आप इससे पहले कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इससे पहले आप टेक्स्ट फ्रेम लगा लें। इस टेक्स्ट फ्रेम को कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, ये इससे पहले वाला होगा। और अब आप देखें इस पैराग्राफ में से टेक्स्ट इसमें शिफ्ट हो गया और जो बकाया बचा हुआ टेक्स्ट है वो इस पे आ गया और इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी और डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे फिट कर लेती हूँ और इसके साइज को छोटा कर देती हूँ। जब मैं इसके साइज को छोटा करूंगी तो आप देखें यहाँ पे अब ये बॉक्स रेड हो चुका है जो पहले ब्लू था। जब हमारे पास पहले से कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं होता तो ये ब्लू होता है, लेकिन टेक्स्ट फ्रेम लगाकर उसको लिंक हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास यहाँ टेक्स्ट ज्यादा होता है तो यहाँ पे ये रेड बॉक्स हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मौजूद है जिसे शो करने की जरूरत है। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आप इस पे क्लिक करें, आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा और जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो इसमें मौजूद रिमेनिंग टेक्स्ट खुद ब खुद यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और जब आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं तो एक टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो दूसरे पे अप्लाई होती है। जैसे आप देखें मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊंगी और लाने के बाद मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ तो आप देखें जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप देखें इस बॉक्स में टेक्स्ट ज्यादा होता जा रहा है। मैं सिलेक्शन को खत्म करूंगी। खत्म करने के बाद आप देखें जब मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगी तो ये लिंक मुझे शो हो रहा है। ये जो लाइन हमें लिंक करते हुए नजर आ रही है वो लाइन जो एक बॉक्स की दूसरे बॉक्स से लिंक को शो कर रही है, ये लाइन थ्रेडिंग कहलाती है। और यहाँ से हम इस पे डबल क्लिक करके इस थ्रेडिंग को भी ऑफ कर सकते हैं, इस लिंक को खत्म कर सकते हैं, हमारा ये लिंक खत्म हो जाएगा। अब आप देखें मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो आप देखें ये लिंक खत्म हो गया, ये बॉक्स खाली हो चुका है और इसका रिमेनिंग टेक्स्ट इसी में मौजूद है और यहाँ पे अब वो बॉक्स खत्म हो गया। इस तरह से अगर आप इस लिंक को खत्म करना चाहते हैं तो जब आप थ्रेडिंग के ऊपर वाले बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज की तरफ आएंगे तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ पर टाइप टूल ही लिख लेती हूँ। टाइप टूल लिखने के बाद अब यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसके कलर को रेड करूं तो ये रेड हो जाएगा और यहाँ से हम इसके स्ट्रोक को कलर दे सकते हैं। इस वक्त स्ट्रोक नन है तो हम इसके स्ट्रोक को अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगी। ब्लैक कलर देने के बाद आप यहाँ से स्ट्रोक वेट को ज्यादा कर सकते हैं। इससे जस्ट आपके स्ट्रोक का वेट ज्यादा होगा, फॉन्ट का नहीं। तो मैं इसे 14 पिक्सल स्ट्रोक दे दूं तो आप देखें ये बिल्कुल जुड़ चुका है। यहाँ पे ये हमें रेड कलर भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी स्ट्रोक बहुत ज्यादा थिक है। मैं इसके साइज को यहाँ से ज्यादा कर देती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को ज्यादा कर लूंगी और ज्यादा करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक के वेट को थोड़ा सा कम कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देखें मेरे टेक्स्ट की ओपेसिटी कम हो गई और अगर मैं ज्यादा करूं तो ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास ओपेसिटी पैनल है जिसे हम सेपरेटली बाद में देखने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास करैक्टर पैनल है तो यहाँ से करैक्टर पैनल को हम अगली क्लास में देखेंगे। पैराग्राफ पैनल को भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आज की क्लास में हम इन फॉन्ट के ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ से हम अपने फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। आप देखें यहाँ कुछ डिफॉल्ट फॉन्ट आपको दिए हुए हैं तो आप यहाँ से वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई फॉन्ट अप्लाई नहीं करते तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से इसको ड्रैग करें,
शिफ्ट के साथ और इसके साइज को आप रीसाइज कर सकते हैं। जब आप इसे यहाँ से रीसाइज करते हैं तो स्ट्रोक भी इसी के साथ रीसाइज हो रही होती है, तो आपको स्ट्रोक को मैनुअली कम ज्यादा करने की जरूरत होती है। मैं इसे कम कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट फैमिली को हम टाइपफेस भी कहते हैं और डिफरेंट बिटवीन टाइपफेस एंड फॉन्ट के नाम से मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, आप उसको देखकर इजीली सीख सकते हैं कि टाइपफेस, फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट में क्या फर्क है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से टाइपफेस या फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से जिस पे भी अपने माउस के कर्सर को लेके आएंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो होने लगेगा और यहाँ से आप जो भी टाइपफेस सिलेक्ट करेंगे उसके फॉन्ट यहाँ ये फॉन्ट स्टाइल में आपको अवेलेबल होंगे। डिफरेंट फॉन्ट के साथ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आते हैं। जब हम डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ जो फॉन्ट हमारे पास आ रहा होता है मेरिट प्रो है, तो इसके साथ जो फॉन्ट फीचर है वो जस्ट रेगुलर है। और अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद न्यू गॉथिक बीटी लेती हूँ और इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसके साथ रोमन, अटैलिक, बोल्ड और बोल्ड अटैलिक के फीचर मेरे पास अवेलेबल है। ये सब इसके फॉन्ट है इस फॉन्ट फैमिली के। डिफरेंट फॉन्ट फैमिली के साथ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल हमें शो हो रहे होते हैं और यहाँ पे वही फॉन्ट स्टाइल शो हो रहे होते हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। अगर कुछ फॉन्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वो स्टाइल यहाँ पे शो नहीं हो रहे होते। अगर मैं यहाँ से इस टाइपफेस को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इसके साथ मुझे ज्यादा फॉन्ट अवेलेबल है, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, डिस्प्ले, डिस्प्ले मीडियम। तो आप जिस पे भी लेके जा रहे हैं आपका फॉन्ट उसी के मुताबिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ से आप वो फॉन्ट स्टाइल इस पे अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ आपको अवेलेबल है। और उसके बाद हम आते हैं फॉन्ट फैमिली के इस पोर्शन पे, तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं। जो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इस छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस फॉन्ट के साथ जितने फीचर अवेलेबल होंगे वो आपको नीचे शो हो जाएंगे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये क्लोज हो जाते हैं और अगर इस पे दोबारा क्लिक करूं तो ये तमाम आपके सामने शो हो जाएंगे और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ भी आने की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद यहाँ मैं ऊपर आऊं तो सबसे पहले फॉन्ट है और उसके बाद फाइंड मोर है। यहाँ पे फॉन्ट पे आती हूँ तो मुझे वो तमाम फॉन्ट शो हो रहे होते हैं जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हैं और मुझे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर मैं फाइंड मोर पे क्लिक करती हूँ तो मैं एडोबी की साइट से मजीद फॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकती हूँ, लेकिन ये फीचर मैं उस वक्त इस्तेमाल कर सकती हूँ जब मैं एडोबी का पेड वर्जन यूज कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ कुछ फिल्टर्स मुझे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ डिफरेंट फिल्टर मेरे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सैंस सेरिफ फॉन्ट है, उसके बाद सेरिफ फॉन्ट है, स्लैब सेरिफ है, स्क्रिप्ट है, ब्लैक लेटर्स, मोनोस्पेस्ड, हैंड रिटन और डेकोरेटिव। तो यहाँ ये तमाम क्लासिफिकेशन मौजूद है जिनके अकॉर्डिंग मैं अपने फॉन्ट को फिल्टर कर सकती हूँ। अगर मैं इनमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो उसी के मुताबिक मेरे पास फॉन्ट आएंगे। यहाँ मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो यहाँ पे ऑल अबाउट फॉन्ट के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें फॉन्ट से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं जिनमें मैंने आपको फॉन्ट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉन्ट की डिफरेंट टाइप कौन सी है, टेक्नोलॉजी वाइज टाइप ऑफ फॉन्ट, स्टाइल वाइज टाइप ऑफ फॉन्ट और स्टाइल वाइज टाइप ऑफ फॉन्ट में आपको डिटेल में बताया गया है कि सेरिफ फॉन्ट कौन से हैं, स्लैब सेरिफ कौन से हैं, सैंस सेरिफ कौन से हैं, स्क्रिप्ट, डेकोरेटिव, डिस्प्ले फॉन्ट, इन सब के बारे में डिटेल्स इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा फॉन्ट और टाइप फेस में डिफरेंस आपको बताया गया है। उसके अलावा डिफरेंट साइज आपको बताए गए हैं कि आप अगर टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं तो कौन सा साइज बेस्ट है अगर आप वेब के लिए लिख रहे हैं या पेपर के लिए लिख रहे हैं। और उसके बाद टाइपोग्राफी रूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को देखकर इन तमाम डिटेल को सीख सकते हैं और आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखने के लिए। और वो जो 1.5 घंटा आप इस प्लेलिस्ट को देखने के लिए स्पेंड करेंगे वो आपको फॉन्ट के बारे में तमाम क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे और इस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ फॉन्ट चेंज हो गए। अब यहाँ पे मुझे जस्ट वो फॉन्ट शो होंगे जो सैंस सेरिफ है। अब इसमें सेरिफ फॉन्ट कोई नहीं आएगा। और अगर मैं सैंस सेरिफ सिलेक्ट करूं तो ये सिलेक्शन खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगी और अब यहाँ से इसी के मुताबिक फॉन्ट मुझे यहाँ पे शो होगा। अगर मैं स्लैब सेरिफ लेती हूँ तो
स्लैब सेरिफ में मेरे पास ज्यादा फॉन्ट मौजूद नहीं है, जस्ट 2 फॉन्ट मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से डेकोरेटिव पे आती हूँ तो डेकोरेटिव जितने भी फॉन्ट हैं वो मुझे यहाँ पे शो होने लगेंगे और मैं इनको भी अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर मुझे इसके वेट दिए हुए हैं, लाइट वेट, रेगुलर वेट, हैवी वेट, कंडेंस, रेगुलर, एक्सपेंड। कंडेंस फॉन्ट वो फॉन्ट होते हैं जो कम जगह ले रहे होते हैं, जो श्रिंक से होते हैं और पतले लिखे हुए होते हैं, और एक्सपेंड वो फॉन्ट होते हैं जो ज्यादा जगह ले रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली ज्यादा स्पेस पे लिखे होते हैं। लो एक्स हाइट, रेगुलर एक्स हाइट, हाई हाइट, लो कंट्रास्ट, रेगुलर कंट्रास्ट, हाई कंट्रास्ट, अपर केस एंड लोअर केस लेटर, कैपिटल ओनली, लीनिंग फिगर, ओल्ड स्टाइल फिगर। तो यहाँ से आप जो भी फिल्टर लगाएंगे, जैसे आप देखें मैं यहाँ पे अगर कैपिटल ओनली पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जो कैपिटल फॉन्ट है वो मुझे यहाँ पे शो होने लगेंगे। और उसके बाद अगर इस पे क्लिक करूं तो आप देखें डिफरेंट फॉन्ट मुझे शो हो रहे हैं। अगर आप इन फिल्टर को लगाकर कोई फॉन्ट सर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप ये फिल्टर नहीं लगाते तो आपको तमाम फॉन्ट यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। मैं इस फिल्टर को भी खत्म कर देती हूँ और इसको भी। और यहाँ से जरूरी नहीं कि आप 1 बाय 1 इन फिल्टर को खत्म करें। मैं इस फिल्टर को अप्लाई कर लूंगी, इस फिल्टर को अप्लाई कर लेती हूँ, इसको अप्लाई कर लेती हूँ, इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से क्लियर ऑल करूँ तो ये तमाम फिल्टर खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद शो फेवरेट फॉन्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ इस वक्त मुझे 2 फॉन्ट शो हो रहे हैं। आप किसी भी फॉन्ट को फेवरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करके इस फिल्टर को खत्म करूं तो आप देखें मैं जिस भी फॉन्ट पे लेके जा रही हूं तो यहाँ मुझे ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे शो सिमिलर फॉन्ट, ऐड टू फेवरेट, और यहाँ पे मुझे ओ लिखा हुआ नजर आ रहा है और इस पे VR, किसी पे SVG। तो हम इस ओ पे तो बाद में बात करते हैं, अभी हम फेवरेट पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस फॉन्ट को, सोर्स एंड वेरिएबल को फेवरेट में ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद दोबारा फेवरेट पे क्लिक करूं तो आप देखें अब यहाँ पे 3 फॉन्ट हो चुके हैं, सोर्स एंड वेरिएबल यहाँ पे शो हो चुका है। और अगर मैं इसे फेवरेट कैटेगरी से रिमूव करना चाहूं तो मैं दोबारा इसी स्टार पे क्लिक करूंगी। आप देखें मैं इस पे क्लिक करूं तो ये यहाँ से हाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूं तो ये भी रिमूव हो जाएगा। अगर इस पे क्लिक करूं तो ये भी रिमूव हो जाएगा। मैं इस फिल्टर को खत्म कर दूं और दोबारा इस पे आऊं तो अब आप देखें यहाँ पे कोई फॉन्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर मैं सोर्स कोड वेरिएबल को फेवरेट करना चाहूं और इस पे क्लिक करूं और उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें ये फॉन्ट यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट को फेवरेट कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई फॉन्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद है या आपके क्लाइंट की डिमांड किसी फॉन्ट को लेके ज्यादा है तो आप उसको फेवरेट कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ काफी सारे फॉन्ट आपको नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ये स्लाइडर भी यहाँ पे मौजूद है, तो अगर आप इसको मूव करें तो आप मूव करके नीचे से भी तमाम फॉन्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो रिसेंट ऐड है। अगर आपने कोई फॉन्ट डाउनलोड किए हैं और रिसेंटली उनको इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे वो शो हो रहे होते हैं। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो मुझे कोई फॉन्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने रिसेंटली कोई भी फॉन्ट ऐड नहीं किया। उसके बाद शो एक्टिवेटेड फॉन्ट है। अगर आपने डाउनलोड करके कोई फॉन्ट एक्टिवेटेड किए होंगे तो वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने रिसेंटली कोई भी फॉन्ट डाउनलोड नहीं किया। ये तमाम फॉन्ट वही है जो डिफॉल्ट इलस्ट्रेटर के साथ मौजूद है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊं तो सेट फॉर द सैंपल टेक्स्ट ऑप्शन, कि आप सैंपल टेक्स्ट के लिए ऑप्शन सिलेक्ट करें। जब आप अपने टेक्स्ट के लिए फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको फॉन्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट रखते हैं तो जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, जो सिलेक्ट किया हुआ है, वही आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ से आप कोई और सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आप टाइपोग्राफी सिलेक्ट कर सकते हैं या क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ से अगर मैं इस सेंटेंस को सिलेक्ट करूं तो अब आप देखें मेरा टेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो टाइप 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्विक ब्राउन फॉक्स की सूरत में वो टेक्स्ट स्टाइल शो हो रहे होते हैं जो मैं अप्लाई कर रही हूँ इस पैनल पे। यहाँ पे मैं ज्यादातर सिलेक्टेड टेक्स्ट ही रखना पसंद करती हूँ ताकि अगर मैं स्लाइडर को मूव करके नहीं भी देखना चाहती, आप देखें मैंने स्लाइडर हटा दिया लेकिन मुझे हर फॉन्ट के साथ ये शो हो रहा है कि अगर मैं इस फॉन्ट को अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करूंगी तो वो कैसा लगेगा। उसके बाद आप इस टेक्स्ट को अगर छोटा देखना चाहते हैं तो शो स्मॉलर साइज पे क्लिक कर दें तो ये छोटे साइज में आपको नजर आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं
तो ये मीडियम साइज में, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लार्ज साइज में आपको नजर आएगा। उसके बाद अगर आप फॉन्ट की तरफ आते हैं तो इनके साथ आपको ओ लिखा हुआ नजर आ रहा है, और अगर मैं नीचे आऊं तो कुछ फॉन्ट के साथ मुझे टीटी लिखा हुआ नजर आएगा। जिसके साथ ओ लिखा हुआ है वो ओपन टाइप फॉन्ट होते हैं, और जिसके साथ टीटी लिखा हुआ है वो ट्रू टाइप फॉन्ट होते हैं। तो अगर आप मेरी फॉन्ट वाली प्लेलिस्ट देखते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी वाइज टाइप ऑफ फॉन्ट में आपको ट्रू टाइप और ओपन टाइप के बारे में डिटेल से बताया गया है। और उसके बाद जब मैं ओपन टाइप फॉन्ट की तरफ आती हूँ तो कुछ फॉन्ट के साथ VAR लिखा हुआ है या छोटा सा, और कुछ के साथ SVG लिखा हुआ आपको नजर आएगा। जिनके साथ VAR लिखा हुआ है वो वेरिएबल फॉन्ट होते हैं, और वेरिएबल फॉन्ट को हम करैक्टर पैनल के साथ समझेंगे कि वेरिएबल फॉन्ट के साथ क्या एक्स्ट्रा फीचर आपको अवेलेबल होता है जो आप यूज कर सकते हैं। जिन ओपन टाइप फॉन्ट के साथ SVG लिखा होता है उनके साथ कुछ कलर करैक्टर अवेलेबल होते हैं जिनको हम ग्लिफ पैनल के साथ देखेंगे, और जब हम टाइप मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे ग्लिफ पैनल मौजूद है, तो हम इसको ग्लिफ पैनल के साथ देखेंगे कि जिनके साथ SVG लिखा हुआ है उसके साथ क्या एक्स्ट्रा फीचर हमारे पास मौजूद है। और उसके अलावा अगर आप किसी फॉन्ट को यहाँ पे लिखकर सर्च करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें, अगर मैं मैग्नेटो फॉन्ट को यहाँ से सर्च करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। तो आप देखें जस्ट ये फॉन्ट मेरे पास आ गया, मैग्नेटो बोल्ड। मैं इसको अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकती हूँ, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसके साथ मुझे जस्ट बोल्ड फीचर अवेलेबल है। तो आप देखें ये मेरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। आप इस पूरे पैनल को ओपन किए बगैर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लेके आए, और अगर मैं यहाँ पर एरियल टाइप करूँ, मुझे एरियल से रिलेटेड तमाम फॉन्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा कोई फॉन्ट नहीं है। एरियल नैरो इटैलिक, एरियल नैरो बोल्ड, एरियल नैरो बोल्ड इटैलिक। तो इस तरह से आप लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद पैराग्राफ पैनल है, तो इस पैनल को हम सेपरेट क्लास में देखेंगे, और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ टेक्स्ट है तो वो फ्रेम के अंदर सेट होता है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, और सिलेक्ट करने के बाद इस वक्त ये लेफ्ट अलाइन है, अगर मैं इसे सेंटर अलाइन करूं तो ये सेंटर से अलाइन हो जाएगा, और अगर राइट अलाइन करूं तो ये राइट साइड से अलाइन हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो यहाँ दो ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं, मेक विद वार्प और मेक विद मैश। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं और ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ पर इनवैलिड रिस्टोर्ड पे आऊं तो आप देखें यहाँ पे मेक विद वार्प, मेक विद मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, और यहाँ डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है जो इस एक ऑप्शन के अंदर है। तो इनको हम इनवैलिड रिस्टोर्ड के तमाम ऑप्शन के साथ ही देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आऊं तो यहाँ लाइन ऑप्शन है जिससे हम देख चुके हैं, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म पैनल को भी हम ट्रांसफॉर्म टूल के साथ देखने वाले हैं। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करैक्टर पैनल पे बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।